हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हमारी ईवीएस की पहली क्लास है। दोस्तों, सीटेट के फर्स्ट पेपर में जो ईवीएस आता है, उसमें जो 15 नंबर का क्लास 3 से 5 तक की ईवीएस का जो फैक्ट्स आते हैं, हम उनको समझेंगे। ये पूरे नंबर 15 नंबर का वेटेज रखती है, क्योंकि ये जो 3 से 5 तक क्लास की ईवीएस है, उसके जो उसमें उस बुक में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये पर्यावरण अध्ययन क्यों ईवीएस क्यों पढ़ाया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इनका जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, वो ये कहती है कि जो बच्चों का स्कूली जीवन है, हमें उसे उनके बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बालक को जीवन पर्यंत समाज में ही रहना होता है, तो हमें उनके स्कूली जीवन को समाज से जोड़कर उन्हें पढ़ाना चाहिए। ईवीएस की यह पुस्तक हर विषय को एक मजबूत दीवार के घेरे देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करती है। मतलब ईवीएस की जो ये बुक है, वो बच्चों को एक दीवार के अंदर, मतलब सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी के अंदर नहीं रखना चाहती, और ना ही उन्हें सिर्फ फैक्ट्स रटा देना चाहती है, बल्कि वो चाहती है कि बच्चे बाहरी जीवन से भी जुड़ें और बाहरी जीवन से सीखें, क्योंकि उन्हें जीवन पर्यंत समाज में ही रहना है। बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देना चाहिए। मतलब बच्चों को ये करके सीखने पर बल देना चाहिए। मतलब बच्चे जो करते हैं, जो गतिविधियां कर रहे हैं, वो उनसे सीखें, और जो वो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उन पे वो विचार करें। इसलिए ये ईवीएस की बुक बनाई गई है। मतलब और कोई बुक इसमें नहीं चलती। मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब बुक, या ज्योग्राफी, ये सब बुक नहीं चलती। ओवरऑल एक ईवीएस की ही बुक चलती है क्लास 3 से 5। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, वो अपने पर्यावरण को समग्र रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई पुरानी बिल्डिंग देखेंगे तो वो ये बोलेंगे कि ये जो है, ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं बोलते। या पहाड़ देखेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये ज्योग्राफी का है। वो अपने समाज को, अपने परिवेश को एक समग्र रूप में देखते हैं। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो इसलिए ये ईवीएस की बुक में भी उनके पूरे समाज में जो होता है, उस हिसाब से, थीम के हिसाब से इसमें रखा गया है। इसलिए ईवीएस के पाठ्यक्रम में अलग अलग विषयों की सूची के बजाय ऐसे उप विषय या थीम प्रस्तावित किए गए हैं जो बच्चों के जीवन के बहुत करीब होते हैं। मतलब ऐसी चीजें रखी गई हैं जो बच्चों के जीवन से बहुत करीब होती हैं, ताकि बच्चे जो पढ़ें उसे अपने जीवन से जोड़कर देख सकें। क्योंकि जब बच्चे उसको अपने जीवन में देखेंगे, उसे समझेंगे, तब वो ज्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। बच्चों को स्वयं खोज कर सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चों को रटाने या पढ़ाने का को नहीं तैयार रहना चाहिए। हमेशा बच्चों को उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए कि वो करके सीखें। बच्चे जो करके सीखेंगे, वो जल्दी से सीख पाएंगे। रटने की प्रवृत्ति को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे जो है, वो रटने की प्रवृत्ति की जगह वो समझे चीजों को, और करके सीखने पर हमें जोर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जो फैक्ट्स हैं हम वही सब समझेंगे। पहला है, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने और छूने की क्षमता तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। जो चूहे होते हैं, वो देख तो बहुत कम पाते हैं, लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली उनकी जो क्षमताएं होती हैं, वो बहुत अधिक होती हैं। उसके बाद है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि फर्ज भी है। बस स्वच्छ भारत अभियान जो है, वो हमें क्या बताता है कि स्वच्छता सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा फर्ज भी है। इसके बाद हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। गिद्ध मरे जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ करता है। आप देख रहे हैं, जो जो चीजें बालक के जो आपने आसपास देखता है, उन्हीं की बात की जा रही है। दर्जन चिड़िया एक होती है जो अपना घोंसला पत्ते को सिलकर बनाती है। कठफोड़वा पक्षी पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाता है और पेड़ में छिपे कीड़ों को खाता है। हाथी को केले खाना बहुत पसंद होता है। उसके बाद है, हांगकांग में लोगों को सांप
खाना बहुत पसंद होता है। मतलब ये भोजन की बात हो रही है। उप थीम हम पढ़ेंगे जब जो कौन-कौन सी उप थीम दी गई है, उसको हम पढ़ेंगे जब हम ईवीएस का वो सीडीपी पढ़ने लगेंगे तब। हांगकांग में लोगों को सांप खाना बहुत पसंद होता है। वहां पर सांप से बने भोज्य पदार्थ को लिंगहू फेन कहते हैं। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। कश्मीर में किस तरह से मछली खाई जाती है? सरसों के तेल में। और गोवा में समुद्र की मछली खाई जाती है, जिसे नारियल के तेल में पकाया जाता है। और केरल में लोग नारियल की करी के साथ उबला हुआ टैपिकोना खाना पसंद करते हैं। टैपिकोना केरल में जमीन के अंदर उगता है। ये है टैपिकोना। ये केरल में जमीन के अंदर उगता है और केरल में लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इसके बाद मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है। उल्लू तो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मैना जो है झटके से आगे पीछे करती है और उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को पूरा पीछे तक मोड़ सकता है। उसके बाद है पंछियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, साथ ही उन्हें गर्म रखने का भी कार्य करते हैं। जो पंछियों के पंख होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं और डिजाइन के होते हैं। ये उन्हें उड़ने के साथ ही साथ उनको गर्म रखने का भी कार्य करते हैं। समय समय पर पंछियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। और इसके बाद है जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। इसमें इस चैप्टर में आप देखेंगे तो एक सीमा है और उसके चाचा रवि हैं, जिसको वो भैया कहती है। वो देख नहीं सकते। उनकी सीमा और उनकी स्टोरी है, वो बताती है कि किस तरह से वो लोगों की आहट पहचान लेते हैं पैरों से। मतलब जो लोग देख नहीं सकते, बताया गया है कि वो अपने सारे काम खुद करते हैं। मतलब उनको बेचारा नहीं कहना है, उनकी हेल्प करनी है, लेकिन उन्हें दया नहीं दिखानी है, उनका सहयोग करना चाहिए हमें। इसमें ये बताया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो जो डिसेबल लोग हैं उनके प्रति संवेदनशील हो सके। तो आगे देखेंगे। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। जब वह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेलते समय अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और उनकी आंखें खराब हो गईं। उन्हें आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उनकी रुचि पढ़ने में बहुत थी, इसलिए उन्होंने पढ़ने के लिए एक खास तरीका छू कर पढ़ने का निकाला। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इसमें ब्रेल लिपि में क्या होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाने लगी है। नेक्स्ट है, असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। अब ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर हमें बता रहा है कि किसके घर, कहाँ पे घर किस प्रकार से होते हैं। तो असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर जो घर होते हैं वो जमीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं। और मनाली हिमाचल प्रदेश में यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज्यादा होती है तो लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी पड़ती है। यहाँ पर लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। मिट्टी के घर जो होते हैं वो थोड़ी अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं ईंट वाले घरों से। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। और कश्मीर में क्या था? कश्मीर में इलायची और बादाम डला हुआ कहवा, जिसे चाय कहते हैं, पिया जाता है कश्मीर में। और डल झील कश्मीर में है। यहाँ पर हाउस बोट चलती है। शिकारे एक प्रकार की नाव होती है जो कश्मीर में चलती है। ये शिकारे हैं, ये शिकारे हैं। और कश्मीर में इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया जाता है। डल झील कश्मीर में है। यहाँ पर हाउस बोट चलती है। शिकारे एक प्रकार की नाव होती है। डल झील में 4
चिनीरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ये है 4 चिनीरी वृक्ष जो डल झील में पाए जाते हैं। राजस्थान में गर्मियों के समय पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान में पानी की समस्या से निपटने के लिए घरों में टांके बनाए जाते हैं जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। अब ये टांके क्या होते हैं हम इसको देखेंगे। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का किया जाता है। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। इसके लिए घर की छत को ढलवा बनाया जाता है जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली द्वारा टांके में इकट्ठा हो जा सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कूड़ा कचरा टांके में ना आ सके। यह पानी साफ करके पीने के काम लाया जाता है। अब इसके बाद हमारी जो क्लास 3 की जो ईवीएस है वो खत्म होती है। अब इसके बाद हम क्लास 4 की ईवीएस देखेंगे। क्लास 3 में बहुत कम है, सब ज्यादा है क्लास 5 में। मतलब अब बच्चे छोटे रहते हैं तो उन्हें ज्यादा नहीं दिया जाता, थोड़ा थोड़ा करके उन्हें बताया जाता है। तो क्लास 4 में हम देखेंगे पहला चैप्टर है लद्दाख, मतलब कि कौन बच्चा कैसे स्कूल जाता है। जो पहला चैप्टर है क्लास 4 का वो ये है। लद्दाख में स्कूल जाने के लिए बच्चों को नदी पार करनी पड़ती है जिसे पार करने के लिए बच्चे ट्रॉली, लकड़ी से बना झूला, पुल का प्रयोग करते हैं। ये इस तरह से लद्दाख में बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। असम में बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें पकड़े और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते बच्चे जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार करके स्कूल पहुंच जाते हैं। मतलब असम में क्या होता है, बारिश होती है तो बांस से जगह जगह पुल बनाए जाते हैं, बच्चे उन्हीं को पार करके स्कूल जाते हैं। मैदानी इलाकों में क्या होता है, मैदानी इलाकों में बच्चे सीमेंट, ईंट और लोहे से बने पुल को पार कर स्कूल जाते हैं। इस तरह से मैदानी इलाकों में पुल पाए जाते हैं। मतलब उन्हें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से उनके आसपास की चीजें किस तरह से होती हैं, क्यों होती हैं, ये उन्हें बताने का प्रयास किया जा रहा है बच्चों को। वल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। ये जो छोटी नाव है इसे वल्लम कहते हैं। बच्चे केरल में ये इसी से स्कूल जाते हैं। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। राजस्थान में बच्चे जो है वो ऊंट गाड़ी पे बैठ के स्कूल जाते हैं। मैदानी इलाकों में बच्चे स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में कुछ हिस्सों में बच्चे स्कूल जाने के लिए घने जंगल को पार करते हैं जहाँ पे बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत अंधेरा होता है। उत्तर के पहाड़ी इलाकों में बच्चे मीलों फैली बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बच्चे दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों को पार करके स्कूल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत रिस्क लेके बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे देश में। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब दुनिया में इनकी संख्या कम होती जा रही है। पंछियों के कान बाहर नहीं दिखते लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पंछियों के जो होते हैं वो कान नहीं होते लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छिद्रों की मदद से पक्षी सूंघते हैं। छिपकली के भी छोटे छिद्रों जैसे कान होते हैं जो ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं और छिपकली जो है उन्हीं से सुनती है। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं देते। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। मतलब कि बच्चे जानवर देते हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं या उनके सिर पर बाल होते हैं। जैसे ये देखिए बिल्ली, इसके सिर पे बाल मतलब इसके शरीर पे बाल होते हैं और कान इसके बाहर दिखाई देते हैं, तो ये जो है बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जैसे सांप हो गया, हाथी। इसमें यहाँ पे एक नंदू हाथी है आई थिंक, उसकी कहानी बताई गई है कि वो अपने झुंड में रहता है, अपने मम्मी के साथ, अपनी नानी के साथ जाता है। तो इसमें बताया गया है कि हाथी कैसे रहते हैं। मतलब बच्चों को ये बताना का उद्देश्य है कि जो हमारे आसपास हाथी पाई जाती है उनमें कैसे रहा जाता है, उनका भी एक झुंड होता है, मतलब उनका भी एक समाज होता है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में
100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। यह एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है वो बहुत कम नींद लेता है। हाथी को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान भी पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर ये अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। मतलब हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हाथी नहीं रहते। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बुजुर्ग हथनी ही बाकी हाथियों को चिघाड़ कर बुलाती है जंगल में जाने के लिए। वहां जाकर सभी झुंड से बिखर जाती हैं और अपने पसंद के पत्ते और झाड़ियों को खाने के लिए। मतलब जो बुजुर्ग हथनी होगी वो सबको बुलाएगी और साथ में सब जंगल जाएंगे, लेकिन जंगल में जाके सब अलग हो जाएंगे और अपनी अपनी पसंद के खाने खाएंगे, नहाएंगे। फिर उसके बाद वो एक साथ में वापस जंगल की तरफ आते हैं। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चले आते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जो हाथी होते हैं, जो मतलब मेल होते हैं, मेल हाथी जो होते हैं, वो 14 से 15 साल तक की उम्र तक ही झुंड में रहते हैं। उसके बाद वे झुंड छोड़कर चले जाते हैं। हाथी परेशानी होने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ये जिस तरह से मनुष्यों का समाज होता है उसी तरह जानवरों का भी समाज होता है। इसके माध्यम से ये बच्चों को बताने की कोशिश की जा रही है। इसमें राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली। अब यहाँ पे खेजड़ली गांव है जो है, इससे क्या है, इसमें बताया जाएगा कि कैसे मतलब राजस्थान का जो परिवेश है वो कैसा है। इस गांव का नाम खेजड़ली इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। अमृता और राजा की कहानी। अमृता और राजा की कहानी क्या है इसमें कि एक अमृता नाम की लड़की रहती है, जिससे जो मतलब खेजड़ली जो गांव है वहां रहती है। उनको पेड़ों से बहुत प्यार होता है। वो पेड़, उनका जो समुदाय होता है बिश्नोई समुदाय, वो पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, अपने पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो राजा होते हैं वो खेजड़ली के, उनको जरूरत होती है पेड़ों की, तो वो अपने सिपाहियों को आज्ञा देते हैं कि जाइए आप खेजड़ी के पेड़ों को तोड़कर हमारे महल को बनाया जाएगा। तो जब राजा के आदमी जाते हैं तो जो अमृता होती हैं वो अपने परिवार से सीखी रहती हैं, उन्होंने पूजा की रहती है उस पेड़ की, तो वो उसे काटने नहीं देती हैं। फिर जब अमृता की जो भावना है उसको देख के उनका पूरा गांव, उनकी 2 बेटियां रहती हैं, वो सब आ जाती हैं और पेड़ों से वो चिपक जाते हैं। लेकिन अब जो राजा के सिपाही रहते हैं वो तो राजा से डरते रहते हैं कि अगर हम लकड़ी लेके नहीं जाएंगे उनका महल में काम कैसे होगा। तो वो इस डर से वो करीब 250-300 लोगों को मार देते हैं। तो धीरे धीरे जब राजा को ये बात पता चलती है तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना है और पेड़ों का हमें संरक्षण करना है। वो मतलब उस गांव में जाते हैं, उन लोग से मिलते हैं और कहते हैं कि हम आज अब पेड़ों को नहीं काटेंगे। खेजड़ी गांव के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। वे रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका, मतलब रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो पेड़ों से और अपने अपने जानवरों से, अपने पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं। खेजड़ी, ये खेजड़ी का वृक्ष है। खेजड़ी यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। मतलब इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ में फलियों की सब्जी भी, मतलब इस पेड़ की जो फलियां हैं, फलियां नहीं है, फलियां होगा, फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। मतलब ये पेड़ है, उसके फल जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, सेम की तरह। नेक्स्ट है चमकता सितारा। गर्ल स्टार के तहत अनीता कुशवाहा की कहानी है। मतलब इसमें आप देखेंगे तो कुछ मतलब गर्ल स्टार को दिखाया गया है, मतलब उन्हें बताया गया है कि अगर समानता के दृश्य से कि अगर लड़कियों को भी मौका दिया जाए तो वो भी अच्छा कर सकती हैं।
चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिलता है और वो अपनी जिंदगी बदलती हैं। अनीता कुशवाहा जो है वो मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हैं। इनके घर में उनकी माता, पिताजी और 2 भाई हैं। अनीता कॉलेज में पढ़ाती हैं और साथ ही मधुमक्खी पालन भी करती हैं। अनीता ने बिना किसी को बताए मोटरसाइकिल चलाना भी सीखा था। अनीता कुशवाहा की कहानी इस तरह से है कि वो जो छोटी रहती हैं तो उन्हें उनका बहुत पढ़ने का मन रहता लेकिन वो बहुत गरीब रहती हैं तो वो पढ़ नहीं पाती। वो क्लास 4-5 तक पढ़ पाती हैं तो स्कूल नहीं रहता गांव में, तो उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और पैसा भी नहीं रहता उनके पास कि वो इतनी दूर जा सके। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। तो जिससे जो अर्निंग होती है वो उसकी मदद से स्कूल जाने का प्रयास करती हैं। फिर वो उनके दिमाग में आता है उनके गांव में मधुमक्खी पालन होता रहता है, तो वो मधुमक्खी पालन को करना मधुमक्खियों को पालने का कार्य करना स्टार्ट करती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी अर्निंग होती है और वो अपनी पढ़ाई को आगे करती हैं और बाद में एक टीचर बनती हैं। आरटीई अधिनियम 2009 ये क्या कहता है, ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो मधुमक्खी पालन हम देखेंगे इसमें। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत पसंद होते हैं। अनीता के इलाके में, मतलब जो अनीता कुशवाहा की बात हो रही है, अनीता के इलाके में लीची के बहुत से पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत से लोग मधुमक्खी का पालन का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खियों को एक बक्से में चीनी के घोल में डालकर रखा जाता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक एक मतलब विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से भी शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चे को पालने का भी काम इन्हीं का होता है। जो मजदूर मक्खियां होती हैं छत्ते में वही सारा काम करती हैं। ये ना हो तो ना छत्ता बने ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही मर जाएंगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से जानवर हैं जो एक साथ रहते हैं मनुष्यों की तरह। जिस तरह मनुष्य जो है मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, उसी तरह जानवर भी जो होते हैं वो भी, उनका भी समाज होता है और वो मिलजुल कर रहते हैं। और एक अब चींटियों की बात हो रही है। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां जो होती है वो अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। चींटियां जब चलती हैं तो वो अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघकर बाकी चींटियां चलती हैं। मतलब आप देखेंगे चींटियां जो होती है वो एकदम लाइन से चलती हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने पीछे विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं और उसे सूंघ कर ही बाकी चींटियां उसी को फॉलो करती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह ग्रुप में ये भी लोग रहते हैं। देखिए ये चींटियां हैं, ये ततैये, ये जो बहुत ज्यादा आया था अभी, और ये हैं दीमक, ये भी ग्रुप में रहते हैं। केरल में देखेंगे, केरल ओमाना अपनी नानी के, मतलब इसमें एक लड़की है ओमाना और राधा, ये दोनों लोग अहमदाबाद से केरल जाने का उनका प्लान बनता है। तो क्या होता है कि बीच में राधा जो है वो साइकिल से गिर जाती है। तो अब वो गिर जाती है, वो चल नहीं पाती, तो अब ओमाना अकेले जाएगी। तो ओमाना की मम्मी उसे बताती है, राधा दुखी हो जाती है, दोनों फ्रेंड्स रहती हैं। तो ओमाना की माँ उसे बताती है कि तुम ऐसा करो कि तुम एक डायरी में अपने सफर की सारी बातों को लिखो, जिससे क्या होगा, तुम बातों को भूलोगी नहीं और राधा को पूरी पूरी बातें बता सकोगी। तो वही ओमाना के सफर की इसमें कहानी बताई गई है। उमाना अपनी नानी के घर जा रही थी और राधा परिवार के साथ छुट्टियां मनाने वहां। ये दोनों अहमदाबाद में रहती हैं। राधा साइकिल से गिर जाती है और ना ही जा पाती, तो उमाना उसे सफर की पूरी कहानी अपनी डायरी में लिखकर बताने का वादा करती है, ताकि वह कोई भी बात भूले नहीं।
ओमाना की डायरी का सफर शुरू होता है 16 मई को दोपहर में। वे जिस ट्रेन से जा रहे हैं वह गांधीधाम कच्छ से चलती है। मलयालम में माँ को अम्मा और पिता को अप्पा कहते हैं। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ये सब वो लोग लेके जाते हैं। ये सब कहाँ खाया जाता है? ये सब गुजरात का भोजन है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। वलसाड़ स्टेशन में बटाटा, वड़ा और पूरी साग मिलता है। कोझिकोड जो है वो केरल में है। मड़गांव गोवा राज्य में है। उडुपी स्टेशन पे इडली वड़ा, नारियल को का पेड़ है, चावल की खेती होती है। उडुपी स्टेशन पे वो लोग देखते हैं। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालें, वो केरल में पहुंच गए हैं। पहनावा जो होता है, ज्यादातर लोग सफेद और क्रीम कलर की धोती और साड़ियां पहनते हैं केरल में। गुजरात में गुजरात मतलब ये हम क्वेश्चन है, गुजरात से केरल जाने में कितने राज्य से गुजरे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओमाना कोट्टम स्टेशन है वहां पे उतरती है, जो कि केरल में है। वलीअम्मा को मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहते, मतलब वलीअम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, यानी मौसी को। अम्मू माँ जो है नानी को कहते हैं। फेरी क्या है? केरल में कई भागों, मतलब एक नाव है छोटी, जो उसके नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। फेरी केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी अन्य तरह की नावों का प्रयोग करते हैं। और रेल टिकट में क्या क्या वो जानकारियां होती है, ये भी हम देखेंगे। एक रेल टिकट में क्या क्या जानकारियां होती है? ट्रेन का नंबर होता है, सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर रहते हैं, किराया और दूरी कितनी है, ये सब उसमें मेंशन होता है। और रेलवे टाइम टेबल में हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल जो है वो खरीद सकते हैं। और उसके बाद बाल विवाह कानून के अंतर्गत लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके बाद हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। ये जब 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास ये करने लगी थी। अब ये एक बार में करीब 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के लिए बाहर से 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें हैं। बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, मतलब कर्णम मल्लेश्वरी की 4 बहनें हैं। और फूलों की घाटी कहाँ है? अब इस चैप्टर में फूलों के बारे में बताया गया है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। मतलब ये अलग अलग जगह पे किस तरह से भोजन है, किस तरह का हमारा पर्यावरण है, ये सब बच्चों को धीरे धीरे बताने की कोशिश की जाती है ईवीएस में। उन्हें बहुत बड़े बड़े ज्ञान नहीं, वो जो अपने आसपास जो चीजें देखते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं उनके बारे में वो जानने की इच्छा रखते हैं। तो जब हम बच्चों को उनके आसपास की जो चीजें हैं उनसे जोड़ के पढ़ाएंगे तो वो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई में। केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र जो है वो फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। मतलब फूल से क्या क्या बनता है? गुलाब जल बनता है, इत्र बनता है और केवड़ा। इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से मिलकर बनती है। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग बनाए जाते हैं, उनसे कपड़े भी रंगे जाते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भरकर इसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल का इस्तेमाल करने से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। मतलब इसमें कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए गए। पूरी तरह से बच्चों का जो सामाजिक जीवन है, जो उनका परिवेश है, उनका आसपास का पर्यावरण है, उससे जोड़कर उन्हें चीजों को समझाया जा रहा है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। मतलब मधुबनी जो है बिहार में एक जिला है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां
घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पूरी प्राकृतिक की जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतुओं को इसमें बनाया जाता है। इस तरह से होती है मधुबनी पेंटिंग। इसमें पेड़ हैं, लोग हैं, फूल, पत्ती, चिड़िया, ये सब इसमें बनाई जाती हैं। डेरा काजी खाना जगह पाकिस्तान में है। अब इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे पुराने मकान कैसे, इसमें एक परिवार है उसकी कहानी बताई गई है। जो मतलब आजादी से पहले जब हमारा बंटवारा हुआ, वो परिवार पाकिस्तान में रहता था। फिर जब बंटवारे की बात आई तो वो पाकिस्तान से इंडिया आया। तो इंडिया में उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की, किस तरह से उन्हें घर मिला, किस तरह से घर के डिजाइन बदले। मतलब पहले गोबर के घर, मिट्टी के घर होते थे, फिर धीरे धीरे जो चूने से बनने लगे, मतलब कच्ची ईंटों से घर बनने लगे। पहले मिट्टी से बनते थे, फिर चूने से और कच्ची ईंटों से बनने लगे, फिर सीमेंट का दौर आया और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें अब बनने लगी हैं। तो पूरा घर जो हमारी जो घर है उसका पूरी जर्नी इसमें बताई गई है। सोहना गांव हरियाणा में है। पहले घर मिट्टी, गोबर और लकड़ी का प्रयोग करके बनाए जाते थे। छत लकड़ी को जोड़कर एक फ्रेम बनाया जाता था। मतलब जो छत है वो लकड़ी को जोड़कर एक फ्रेम बनाया जाता था और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया जाता था। फिर इन पर पुरानी बोरियां इस प्रकार बिछाकर मिट्टी को लेप दिया जाता था। मतलब उनको बिछाकर उनपे फ्रेम पे जो होते हैं लकड़ी के, जो उनपे फिर मिट्टी का लेप लगाया जाता था। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां उन पर रखा जाता। मतलब लकड़ी जो रखी जाती थी उनमें जो है कीड़े न लगे, इसलिए उनके ऊपर जो है नीम और कीकर की लकड़ियां रखते हैं, क्योंकि इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। और उसके बाद क्या, बाजार में कच्ची ईंटें मिलने लगी। पहले क्या होता था, जो मकान थे वो मिट्टियों के बनते थे, उसके बाद बाजार में कच्ची ईंटें मिलने लगी। लोहे और सीमेंट से पक्की छत बनाई जाने लगी। रसोई घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था तब। फिर इन दीवारों को लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन पर चूने से पुताई की जाती थी। और जो पुराने घर होते थे उन्हें लीपना पड़ता था। लोग घरों के बाहर शौचालय बनवाने लगे। इसके बाद पक्की ईंटों का चलन आया। मतलब कच्ची ईंटों के बाद पक्की ईंटों का चलन आया। तब दीवारें पक्की ईंटों से व छत लेंटर पड़ने लगे। फर्श पर भी मार्बल लगने लगी। मार्बल के दाने और सीमेंट से जो फर्श है वो भी पक्की बनने लगी। अब मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि गैस स्टोव पर खाना बनने लगा है। शौचालय भी पक्के बनने लगे हैं। हरियाणा से दिल्ली जाने पर रास्ते में गुरुग्राम नामक शहर पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें और बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। फिर हम नदियों के किनारे बसे हुए गांवों और शहरों के लोग नदी के पानी का अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़े धोने में, जानवरों को नहलाने में, बर्तन धुलने में पानी का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए पीने से पहले पानी साफ करना जरूरी है। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। मतलब पानी में जैसे पानी आता है तो गांवों से, शहरों से, हर जगह से गुजर गुजर के आता है, तो उसमें जो होती है गंदगी हो जाती है, क्योंकि लोग उसमें कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं। तो जो पानी होता है हमें पीने से पहले उन्हें उबालना चाहिए। अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अड़लज की बावड़ी नामक एक जगह है। और यहाँ पे आप देखेंगे, अब एक कहानी है जिसमें एक बच्चा जो है अपने घर के बारे में बता रहा है कि उसके यहाँ प्याज की खेती होती है। तो प्याज की खेती में क्या क्या कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। ये कर्नाटक की कहानी है। कर्नाटक में जुलाई के महीने में प्याज उगाने की तैयारी होने लगती है। मतलब जुलाई के महीने में प्याज के बीज डाले जाते हैं। कर्नाटक में पिताजी को अप्पा कहते हैं। खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है और बैलों की मदद से कूरिगे, यानी वहां पे कर्नाटक में कूरिगे हल को कहते हैं, को खींचते हैं और पीछे पीछे बीज को डालते जाते हैं।
लगभग 20 दिन में प्याज के छोटे-छोटे पौधे निकल आते हैं और साथ ही इसमें खरपतवार निकल आती है। फिर क्या होती है, खरपतवार की सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है। खरपतवार को निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम होगी। जब हमारे खेतों में खरपतवार रहेगी तो हमारे पौधों को जो है पोषण नहीं मिलेगा, तो वो खराब हो जाएंगे और जो खरपतवार है वही बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो उन्हें निकालना जरूरी होता है। जब प्याज के पौधे बड़े हो जाते हैं और उनके पत्ते भी पीले होकर सूख जाते हैं, तब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। मतलब प्याज को कब निकाला जाता है, जब वो उसके पत्ते सूख जाते हैं और प्याज बड़ी हो जाती है। अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है, यह काम सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अगर यह समय पर नहीं किया गया तो सारे प्याज जो है वो जमीन में सड़ जाते हैं। अगर समय से प्याज को नहीं निकाला गया तो सारे प्याज जमीन के नीचे सड़ जाते हैं। इलीगे हसुआ की मदद से प्याज के पौधों को अलग किया जाता है। मतलब आप प्याज को उखाड़ के ले आएंगे निकाल के खेत से, फिर उसको जो हसुआ है, क्योंकि उसमें बहुत उसके जो पौधे होते हैं वो पौधे सहित निकाली जाती है, तो फिर उसकी मदद से प्याज को अलग किया जाता है और जो पौधे का जो ऊपरी भाग रहता है, जो तना रहता है, उसको अलग किया जाता है। फिर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर मंडी में बेचा जाता है। सबसे पहले मंडी आप बताएंगे कि मंडी में क्या क्या होता है। सबसे पहले मंडी से सब्जी लेने जाते हैं और जो पुरानी जो बची सब्जियां होती है, मतलब अब मंडी का बताएगा कि कोई जो सब्जी बेचने वाला है वो किस तरह से अपनी सब्जियों को रखता है, और जो कल की बची सब्जियां होती हैं उनको बोरियों पर रख कर उन पर पानी छिड़का जाता है। जब सब्जी बाजार से आ जाती है तो सब्जियों को छांटते हैं। मतलब मंडी से सब्जी आ गई है, अब उस सब्जियों को छांटेंगे। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख दिया जाता है ताकि दूसरे दिन उसको बेच दिया जा सके। पिछले दिन की सब्जियों को सबसे पहले बेचने की कोशिश की जाती है। सब्जियों पर पानी छिड़कते रहना मतलब छिड़कना पड़ता है, जिससे वे सूख न जाएं। खासकर गर्मियों में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जियां सूखे नहीं, इसलिए उनपे समय समय पर पानी छिड़का जाता है। अब एक स्टोरी है गिजुबाई बेत का। ये जो है वो गुजरात में रहते हैं। ये स्टोरी नहीं है, ये इनका एक लेटर है बच्चों के नाम, जिसमें इन्होंने जो पंछी होते हैं उनके बारे में, उनके घोंसलों के बारे में इन्होंने बच्चों को बताने का प्रयास किया है। गिजुभाई बेतका गुजरात में रहते हैं। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियां और पत्र लिखते हैं। गिजुभाई बेतका ने 13 अप्रैल 1936 को यह पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पक्षियों के बारे में बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। क्या क्या जानकारी दी है वो हम देखेंगे। पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन कहते हैं, वो अंडे देती है। इसका घोंसला पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें होती हैं उनसे ऊन, बाल, रुई का बना होता है। मतलब कलचिड़ी का पौधा जो होता है वो बहुत नाजुक चीजें होती हैं उनसे बनता है, जैसे टहनी हो गई, जड़ें हो गई नाजुक, ऊन, बाल, रुई, इन सब से। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी जैसी चीजें भी पाई जाती है। मतलब इनके जो घोंसले होते हैं वो कटीले होते हैं, मतलब लोहे के तार हैं, लकड़ी, मजबूत लकड़ियां, इनका प्रयोग करके ये घोंसला बनाते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। मतलब ये कैक्टस के टाकों के जो कांटे होते हैं उनमें अपना घोंसला बनाता है फाख्ता। गौरैया कभी कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार। गौरैया जो होती है वो जो इंसान हुए उनके घरों में भी घोंसला बनाती है। उसको ये नहीं होता वो कहाँ बनाएगी, वो कहीं भी बनाए, उसको पेड़ जरूरत नहीं होती, वो कहीं भी अपना घोंसला बना सकती है। इंसानों के घरों में भी, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों में वो अपना घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में घोंसला बनाता है। कबूतर जो है वो अपने घर को बनाने के लिए किसको चुनता है, जो पुराने मकान है, खंडहर हैं, उनको। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। मतलब ये घर नहीं, मतलब घोंसला नहीं बनाते, ये जो पेड़ का जो तना होता है उसको काट के उसमें छेद करके उसी में अंडे देते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में थैली मतलब बीच में बड़ी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। मतलब ये पत्तियों को सील के अपनी चोंच से
सिल के, इसीलिए इसका नाम दर्जिन चिड़िया। सिल के थैली नुमा बना लेती है, उसी में अंडे देती है। संकर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बना लेते। इनका जो घोंसला होता है, संकर खोरा जो होते हैं, उनका घोंसला जो होता है वो लटकता रहता है। वो किसी पेड़ में भी बना सकते हैं, झाड़ी में भी बना सकते हैं। इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले, कपड़ों के चिथड़े, ये सब होते हैं मतलब पंछियों के घोंसले में। पंछियों के दुश्मन कौन कौन से कौन है? मनुष्य और दूसरे जानवर। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही इनके अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे देना, अंडे सेना और बच्चों को पाल कर बड़ा करना, यह एक पक्षी के लिए परीक्षा ही होती है। मतलब लोग कहते हैं कि इंसानों का जीवन कष्टमय है, तो पंछियों का जीवन कितना कष्टमय है। तो लोगों से छुप कर, अपने दुश्मनों से छुप कर वो अंडा देंगे, फिर उसको सेएंगे, खाना लाएंगे, खाना देंगे बच्चों को, उनका पालन पोषण करेंगे। इनका भी जीवन काफी कष्टमय होता है। घोंसला छोड़कर पंछी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। मतलब पंछी जो होते हैं वो घोंसले का प्रयोग क्यों करते हैं? सिर्फ अंडे देने के लिए। जैसे ही उनका बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, चलने लगता है, वो अपना घोंसला छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पे उनका निवास स्थान होता है। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ जमीन के नीचे रहते हैं, कुछ पेड़ पर और कुछ पानी में। और बीवर पक्षी की बात हो रही है। सभी नर पंछी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जो वीवर पक्षी होता है उसका, सभी नर वीवर पक्षी जो होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो उनसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। मतलब ये जो मेल होते हैं, मेल पंछी जो होते हैं, वो क्या करेंगे, वो घोंसला बनाएंगे और उस घोंसले में जो सबसे अच्छा जिसका जिसका घोंसला रहेगा, जो फीमेल है, उसी में अपने अंडे देगी। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल बहुत मीठा क्यों गाती है? क्योंकि वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। वह कौवा जो है वो अपने अंडों को के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। मतलब कौवे को ये पता ही नहीं चलता कि वो कोयल का अंडा है, वो उसे अपना अंडा समझकर उसका पालन पोषण करता है, उसको सेता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो कौवा नहीं, कोयल है। पंछियों के घोंसलों को छूना नहीं चाहिए। अगर कोई उनके घोंसलों को छू लेता है तो फिर पंछी उसमें दोबारा नहीं आते। अगर आप पंछियों के घोंसलों को छू लेंगे और उन्हें ये पता चल जाएगी तो वो उन घोंसलों में दोबारा नहीं आते। ये तो पंछियों के घोंसलों की बात हुई। अब ये देखेंगे कि पंछियों के विभिन्न तरह की जो चोंचें होती है या उनके जो पैर की बनावट होती है वो किस काम के आती है। पंछियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे। जो जालीदार, जिसमें ये देखिए जालीदार है, ये पंछियों के तैरने के काम आते हैं, टहनियों को पकड़ने के काम आते हैं। देखिए ये जिससे पकड़ मजबूत होती है। शिकार को चीरने के लिए देखिए नुकीले यहाँ नाखून होते हैं इनमें। और पेड़ पर चढ़ने के लिए, जिसे पकड़ बनाने के लिए देखिए हुक की तरह लगा हुआ है, ये जिससे ताकि वो पेड़ को पकड़ कर उस पर चढ़ सके। जमीन पर चलने के लिए जैसे हमारे पैर 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 हैं, पंजा जो है उसी तरह इनके भी पंजे होते हैं। और चोंच देखते हैं। और चीर फाड़ मांस को चीर कर फाड़ कर खाने के लिए जो होती है उनकी चोंच देखिए वो नुकीली होती है, नोक की तरह। और छेद करने के लिए एकदम पूरी तिकोनी आखिर एकदम तिरछी होती है ताकि छेद किया जा सके। फूलों के रस चूसने के लिए इस तरह की चोंच होती है। और कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए इनकी चोंच इतनी लंबी होती है ताकि वो नीचे से खोद के कीड़े मकोड़े निकाल सके। और बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए इनकी चोंच इस तरह से होती है, छोटी चोंच है इनकी, ताकि वो बीज को दबा के उसके तोड़ लें। और काटने के लिए इनकी चोंच देखिए नुकीली है और बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है लेकिन नुकीली, ताकि ये चीजों को काट सकें। और दांत, अब इसमें देखेंगे कि सबके दांत कैसे होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। गाय जो होती है वो पत्ते खाती है, इसलिए उसके दांत आगे के जो होते हैं वो छोटे होते हैं ताकि वो पत्तों को काट सके। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं।
बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा ही निगल जाता है। सांप के दांत होते हैं, सांप के उन्हीं जो दांत होते हैं उन्हीं में जो जहर होता है। हम ये क्लास 5 में पढ़ेंगे, मतलब क्लास 5 की जो ईवीएस है उसमें पढ़ेंगे। उन्हीं में वो जहर होता है, लेकिन जो ये सांप होते हैं वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते। ये क्या करते हैं, उसको पूरा पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, मतलब जैसे चूहे के दांत बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने और कुतरने के लिए के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। मतलब गिलहरी के दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर वो चीजों को काटेगी नहीं, कुतरेगी नहीं, तो उससे क्या होगा, उसके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे और वो अपने दांत से ही, दांत के मतलब बड़े हो जाएंगे तो उसके अंदर धंस जाएंगे तो वो मर जाएगी। तो इसलिए वो चीजों को काटती और कुतरती रहती है। जिस तरह चूहे होते हैं, चूहों के दांत भी बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीजों को काटते या कुतरते रहते हैं। हमारे भोजन में दांत, हमारे सामने के दांत जो होते हैं वो भोजन को काट कर खाने के लिए होते हैं, थोड़े नुकीले, जैसे सेब आदि को खाने के लिए। और जो पीछे के दांत होते हैं वो चबा कर, जैसे गाय जो है उस आगे के उसके पत्ते चबाने के लिए हैं और पीछे के जो है वो घास वास खाने के लिए, चबा कर खाने के लिए है। तो हमारे पीछे के दांत भोजन को चबाकर खाने में मदद करते हैं। जैसे रोटी को हमें चबाकर जब खाना होगा तो हम अपने पीछे के दांतों का प्रयोग करेंगे। कर्नाटक, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। अब ये कर्नाटक में होलगुंडी गांव में की एक कहानी है जिसमें ये बताया गया कि उस गांव में पानी नहीं रहता। तो पुराने समय में क्या होता है, वहां पे एक टंकी होती है जिसमें पानी भरा जाता था, तो लोग उसी टंकी का पानी का प्रयोग करते थे। लेकिन समय के साथ लोग जो है वो गंदा हो जाता है, वो टंकी गंदी हो जाती है, उसमें पानी नहीं, जब उसमें इतना कीचड़ हो जाता है कि उसमें पानी इकट्ठा नहीं होता। फिर जो बहुत ज्यादा उनके गांव में पानी की दिक्कत हो जाती है, तो ये भीमा संघ जो होते हैं वो बच्चों की पंचायत है। ये बच्चे प्रयास करके, पता करके लोगों से उस जो टंकी होती है उसको साफ करते हैं, उसको सही करते हैं, उसके लिए आसपास की जगह को सही करते हैं, हरियाली रहती है। तो जो है अगर आसपास हरियाली रहेगी तो जो टंकी है वो का पानी बहुत कम सूखेगा, तो वो उसे आसपास हरा करते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं। ये कहानी है। तो ये कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में है, एक ये भी एक जगह है। कफ परेड मुंबई में है। मतलब ये वहाँ यहाँ इस सब में बताया गया है कि कैसे वहां पे पानी की कैसी कैसी समस्याएं होती हैं। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे उबालना। जब हमें दस्त या उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। हमें हमारे शरीर के पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी को उबालकर उसमें चीनी और नमक मिलाकर पीना चाहिए। मतलब जैसे ओआरएस का घोल होता है उस तरह से बना के, ताकि हमारे शरीर में जो पानी की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो सके। और साथ ही हल्का भोजन लेना चाहिए। जब हमें उल्टियां और दस्त हो तो हमें हल्का भोजन लेना चाहिए और उबले हुए पानी में नमक और चीनी मिलाकर उसका घोल पीना चाहिए। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सिर्फ माँ का दूध ही पिलाते रहना चाहिए। मतलब उन्हें ऐसा नहीं हो कि उन्हें भी पानी और नमक आप चीनी दे दें। नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 माह तक के बच्चे होते हैं, उन्हें सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है। पौधे जड़ों द्वारा पानी लेते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन जो होती है वो जो होती है उसकी जड़ होती है। मतलब जो बरगद का पेड़ आपने देखा होगा उसमें जो लटकती शाखाएं होती हैं वो असल में उसकी जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह बरगद की जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर ही भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जमीन के ऊपर है तो जमीन के अंदर नहीं होंगी। अब एक रेगिस्तानी ओक है, उस पेड़ के बारे में हम देखेंगे। रेगिस्तानी ओक, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग हमारी कक्षाओं की जितनी, यानी 4 मीटर लंबी होती, मतलब ऊंची होती है इस पेड़ की जो ऊंचाई है। इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं। इसकी जड़ें तब तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा गहरी होती हैं। मतलब इसके जो पेड़ है उससे कई गुना ज्यादा जो इसकी जड़ें होती हैं, कई गुना ज्यादा लंबी। यह पेड़ पानी पेड़ के तनों में जमा होता है। मतलब
जब तक इसकी जड़ें जो हैं वो पानी को नहीं पा लेंगी उतनी नीचे तक जाएंगी, और जो वो पानी पाती हैं उसको क्या करती हैं, उसको अपने तनों में इकट्ठा करती हैं। उस इलाके के लोग इसके तने के अंदर पाइप लगाकर इस पानी को निकाल लेते हैं। मतलब ये है रेगिस्तानी ओक का पेड़ जो है। अब इसकी जो जड़ें हैं, देखिए इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं तब तक नीचे जाती हैं जब तक कि ये पानी को नहीं पा लें। और जो पानी होता है ये इनकी शाखाओं में, इनके तनों में जमा होता है। जो जब लोगों को पानी की कमी होती है तो ये इनके अंदर से छोटा सा छेद करके उस पानी को निकाल के उसका प्रयोग करते हैं। अब मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना क्या है? हमारे देश में कुछ साल पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए, और यह हर बच्चे का अधिकार है कि वो भोजन प्राप्त करे, क्योंकि अगर बच्चे का पेट खाली रहेगा तो वो शिक्षा नहीं लेगा। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, इसलिए बच्चे जो है अगर उनका पेट खाली है तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पहले तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी, तभी तो हम पढ़ने के बारे में या किसी और चीज के बारे में सोचेंगे। माघ बिहू त्योहार जो है वो असम में मनाया जाता है। अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में पूरे माघ बिहू के जो त्योहार होता है उसमें कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, ये सब पूरी जानकारी इसमें दी गई है इस चैप्टर में। माघ बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? जब चावल की फसल जो होती है वो कटती है। यह त्योहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं, मतलब इसमें 2 दिन मनाया जाता है, तो पहला दिन जो होता है उसको उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड जो होते हैं छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहा जाता है। इस बांस व घास के से बनाया जाता है। जो भेला घर है वो बांस और घास से बनाया जाता है, और यहीं पे सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। बोरा जो होते हैं, बोरा असम में खाया जाने वाला एक प्रकार का चावल है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। चेवा चावल होते हैं। चेवा चावल भी जो होते हैं वो असम में होता है। चेवा चावल को ताओ कैसे बनाते हैं? ताओ या कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबलने और उन पर रख देते हैं उबलने के लिए, और उन पर जब चावल पानी जब उबलने लगता है उस पर रखेंगे भीगे हुए चावल से बनी हुई भरी हुई कढ़ाई। चावल जब उबलता रहेगा तो उसमें हम भीगा हुआ चावल रखे रहेंगे, उस पे वो पूरी कढ़ाई रख देंगे, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं, और थोड़ी देर बाद जो होता है वो चेवा चावल जो है वो तैयार हो जाता है। असम में महिलाएं पाट और मूसा की मेखला चादर पहनती हैं। असम में महिलाओं की जो ड्रेस होती है वो पाट और मूगा की मेखला चादर, ये जो है ये ऊपर वाले को पाट बोलते हैं, ये नीचे वाले को चादर, ये दोनों चादर और ये पाट होती है। ये इस तरह से असम की महिलाएं जो है वो ड्रेस पहनती हैं। सभी लोग भेला घर के पास ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वहीं रात भर जमीन पर बैठकर केले के पत्ते पर रात्रि का भोजन करते हैं और रात भर भेला घर में ही रहते हैं। और दूसरे दिन सुबह उठकर लोग भेला घर व मेजी को जला देते हैं। मेजी क्या है? ये मेजी इस तरह से जैसे हमारे यहाँ होलिका बनाई जाती है, इस तरह से लकड़ी को इकट्ठा करके बनाया जाता है, और फिर यहाँ पे जला ये लोग रात भर भेला घर बनाएंगे, मतलब एक अस्थायी घर बनाएंगे, वहां पर नाचेंगे, गाएंगे, सामूहिक भोजन करेंगे, और वहीं पर रात भर रहेंगे। और फिर जब दूसरा दिन होता है तो जो मेजी होती है, मतलब इसको मेजी कहते हैं, मेजी और भेला घर दोनों को ये लोग जला देते हैं। गुरुद्वारे, अब ये इसमें क्या है, गुरुद्वारे के बारे में बताया कि गुरुद्वारे में क्या क्या होता है। गुरुद्वारे में मिलने वाले प्रसाद को कड़ाह या प्रसाद कहते हैं। ये जो होता है ये आटे का हलवा होता है। जो कड़ाह प्रसाद होता है वो आटे का एक प्रकार का हलवा होता है। ये जो कड़ाह प्रसाद होता है वो हमें अरदास के बाद मिलता है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाना खाने को लंगर कहते हैं। गुरुद्वारे में कोई भी सेवा कर सकता है। यहाँ पर सभी मिलजुल कर काम करते हैं और सामान व पैसों की मदद करते हैं। मतलब लंगर में बहुत ज्यादा लोगों के खाने की व्यवस्था की जाती है। तो
कि कैसे होता है ये सब, क्योंकि सब एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ कुछ लोग पैसे, जो सक्षम होते हैं पैसे देते हैं, कुछ जो नहीं सक्षम होते वो सामान देते हैं, या जो और सामान और पैसे नहीं दे सकते तो वो आके यहाँ पे सेवा प्रदान करते हैं, मतलब खाना बनाने में, खाना परोसने में, साफ सफाई में, इन सब में मदद करते हैं। और तेरंग, अब यहाँ पे पोचमपल्ली जो है, जो साड़ियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है, मतलब पोचमपल्ली जो जिला है वहाँ पे कैसे क्या काम होता है सब बताया गया है। तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में ज्यादातर लोग बुनाई का काम करते हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली कहते हैं क्योंकि ये पोचमपल्ली वहाँ का शहर है, कस्बा है, इसलिए उसी के नाम पे वहाँ की जो बुनाई है उसको पोचमपल्ली कहते हैं। ये कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले क्या करेंगे, बाजार से धागे की लड़ियां लाएंगे, फिर इन लड़ियों को उबालते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग को साफ किया जाता है। फिर इन धागों को सुंदर रंगों से रंगा जाता है और उन्हें सुखाकर गठियां बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इन गठियों को करघे पर लपेटा जाता है, मतलब उनको लपेट दिया जाएगा, फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। और करघे में जो होती है वो आपने देखा होगा, जो बुनाई करते हैं उसमें छोटी छोटी जो होती है सुइयां होती हैं। ये सुइयां जो होती है वो डिजाइन की रहती है, मतलब डिजाइन के हिसाब से इन सुइयों का नंबर घटता बढ़ता रहता है, उनकी मोटाई, उनकी और जो वो मोटाई उटाई उनकी बढ़ती घटती रहती है। मोटाई मतलब जो नंबर होता है वो मोटाई और पतलाई ये बताता है उनकी सुइयां। पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है वो दुनिया भर में मशहूर हैं। जिस तरह से कुल्लू की शॉल मशहूर है, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई, मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है, उसी प्रकार पोचमपल्ली की साड़ियाँ भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये है पोचमपल्ली की साड़ियाँ। केरल के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी, एक प्रकार की नाव का प्रयोग करते हैं। केरल में कई प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, जैसे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि। मलयालम में चिटप्पन जो होता है पिता का छोटा छोटा भाई यानी चाचा को कहते हैं। कुजम्मा चाची को कहते हैं, मतलब चिटपन जो है, चिटप्पन जो है वो पिताजी को कहते हैं मलयालम में, और कुजम्मा जो होते हैं वो चाची को कहते हैं। और अबू धाबी में सिर्फ खजूर का ही पेड़ पाया जाता है, और अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। अबू धाबी में रेतीले जमीन के नीचे तेल मिलता है, इसलिए यहाँ पर पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। अबू धाबी में पानी नहीं है क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है। अबू धाबी में बहुत गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर ढक कर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। मतलब देखिए, इसमें हम पूरे ईवीएस में आप देखेंगे तो हमारे जो आस पास का जो परिवेश है उसी से जोड़कर लोगों को बताया गया, बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारे जगह के हिसाब से, वहाँ के परिवेश के हिसाब से, वहाँ गर्मी अगर ज्यादा है तो किस तरह से कपड़े पहनेंगे, ठंडी ज्यादा है तो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, बारिश ज्यादा होती है तो हमारे घर कैसे होते हैं, मैदानी इलाकों में घर कैसे होते हैं, पहाड़ों पे घर कैसे होते हैं, बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, मतलब एक जो डेली लाइफ होती है हमारी नॉर्मली, उसी से रिलेट करके बच्चों को ये सब बातें बताई जा रही, कितनी बड़ी बड़ी जानकारियां उन्हें एक नॉर्मल जो उनकी जो डेली लाइफ है उससे जोड़कर दी जा रही हैं। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। कोच्चि केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में एक बंदरगाह है। रेत के पहाड़ को टीले कहते हैं, मतलब जो ज्यादातर अबू धाबी में पाए जाते हैं। केरल में मसालों का बगीचा पाया जाता है। यहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगते हैं। और गरम मसाला क्या होता है, गरम मसाला जो होता है कई मसालों को पीस कर उसका पाउडर बनाया जाता है, तो वही गरम मसाला, जैसे जीरा, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता, सौंठ आदि को मिलाकर फिर उनको पीस कर इसका जो है चूर्ण बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, उसी को हम गरम मसाला कहते हैं। फिर अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वहीदा प्रिज्म के बारे में। वहीदा प्रिज्म जो है वो कौन है? वहीदा प्रिज्म जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर रहे हैं। जब जहाज 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है तब इनकी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मतलब भारतीय नौसेना में जो डॉक्टर होता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि जब जहाज जो है 3-4 महीने के लिए समुद्र में चला गया तो लोगों की तबीयत ठीक रहे, जहाज पर सभी जो मौजूद नाविक हैं, अधिकारी हैं, उनका चेकअप करना, और जहाज में हर जगह सफाई है कि नहीं है, गंदगी, चूहे, ये सब देखना, क्योंकि अगर गंदगी रहेगी, चूहे रहेंगे तो लोग जल्दी बीमार हो जाएंगे।
इसके अलावा सबको मेडिकल इमरजेंसी में क्या करना चाहिए और इसकी तैयारी भी एक नौसैनिक जो डॉक्टर होता है वो करवाता है। नौसेना के हर जहाज में फर्स्ट एड दिया जाता है। जहाज पर एक डॉक्टर होता है और 2 से 3 उसके सहायक होते हैं। मतलब हर जहाज में जो 3 से 4 महीने के लिए समुद्र में चला जाता है। ये पहली महिला थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने अपनी पूरी परेड की कमान संभाली। जो ये वहीदा प्रिज्म है, ये पहली महिला थी जिन्होंने जो है पूरी परेड की एक कमान संभाली है। तो ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनके अधिकारियों ने 3 साल तक इनकी परेड देखने के बाद इन्हें यह मौका प्रदान किया था। जब परेड चलती है तो उसके पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरी परेड में जो है वो 36 निर्देश दिए जाते हैं। जैसे परेड आगे देख, पीछे मुड़, दाएं चल, ये सब जो होते हैं ये इसी तरह 36 निर्देश होते हैं जो आपको देने होते हैं। अगर एक भी आप भूल जाएंगे तो पूरी परेड खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने 3 साल तक कड़ी मेहनत की, तब उसके बाद उन्होंने ये परेड की कमान संभाली। ये पहली महिला है जिन्होंने परेड की कमान संभाली। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी गांव नामक गांव के एक छोटे से गांव की हैं। इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई जम्मू मेडिकल कॉलेज से की है। इन्हें मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज पर नहीं जाती थी। पहले क्या था, महिलाओं को जहाज पर जाने नहीं दिया जाती। ये जो जमीन के काम होते हैं उन्हीं के लिए महिलाओं को रखा जाता था। अब क्या है, अब जो पनडुब्बी में महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता, लेकिन जो महिलाएं हैं वो पानी में जाती हैं जहाज पर। और वहीदा प्रिज्म की 3 बहनें हैं। इनकी एक ये है जो सेना में डॉक्टर है, नौसेना में, और इनकी एक बहन है जो जम्मू कश्मीर पुलिस में है। और इनका नाम प्रिज्म इनके पिताजी ने क्यों रखा ये भी हम देखेंगे। प्रिज्म एक कांच होता है जिसमें 7 रंग होते हैं। इनके पिता चाहते थे कि वो अपनी वहीदा प्रिज्म अपनी अलग पहचान बनाए, इसलिए उन्होंने इनका नाम वहीदा प्रिज्म रखा। लद्दाख में जो जो भाषा होती है जिसे भोटी कहते हैं, उस भाषा में अमाले माँ को, आबाले पिता को कहते हैं तथा मेमेले दादाजी को बुलाते हैं। लद्दाखी भारत के लद्दाख प्रदेश की प्रमुख भाषा है। इसे भोटी भी कहते हैं। यह एक तिब्बती भाषा, जो लद्दाख में बोली जाती है वो एक तिब्बती भाषा है। और तिब्बत में क्या होता है, तिब्बत में के लोग, जो लद्दाख के जो लोग होते हैं, वो आने जाने के लिए स्कीटपो पुल, पुल जो होता है वो लकड़ी का ऐसे बना होता है, बहुत ऊंचे से ऐसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए, तो वो उनका प्रयोग करते हैं। और पोपलर का यहाँ पे पेड़ पाया जाता है। पोपलर का पेड़ किस तरह से होता है, ये है पोपलर का पेड़, ये लद्दाख में पाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास में हमने क्लास 3 और 5 की ईवीएस को पढ़ा है, जो कि बहुत इसका वेटेज है। जो फर्स्ट पेपर है सीटेट का 15 नंबर की आती है क्लास 3 से 5 तक की ईवीएस। तो हमने 3 और 4 की पढ़ ली है। क्लास 5 की जो ईवीएस है उसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।